29 जून 2020 इंडिया ने 54 चाइनीज ऐप बैन किए थे, यह कहकर कि ये चाइनीज ऐप इंडिया के डाटा दूसरी देश को भेज रहे हैं। पर वही इंडिया आज चाइना के साथ क्यों ट्रेड कर रहा है। 30 अगस्त 2025 नरेंद्र मोदी 7 साल बाद वापस चाइना जाते हैं। बाइटडांस ने 2017 में टिकटॉक को इंटरनेशनल लॉन्च किया था और वो ऐप इंडिया में सबसे ज्यादा लोगों ने यूज किया था। पर कुछ दिन पहले ही बाइटडांस एक पोस्ट करती है कि वो गुड़गांव में जॉब अपॉर्चुनिटीज खोज रही हैं फॉर द बैंड ऐप टिकटॉक। कुछ टाइम तक इंडियन यूजर्स टिकटॉक की वेबसाइट को भी यूज कर पा रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि यूएस टैरिफ के बाद इंडिया एक न्यू अलायंस बनाना चाह रहा है? पर अगर इंडिया और चाइना के पास्ट को देखा जाए तो 20 इंडियन सोल्जर्स चाइनीज ट्रूप्स के दौरान लड़ते हुए शहीद हो गए। पूरे इंडिया में सेंटिमेंट्स भड़क गए हैं और प्रोटेस्ट हो रहे थे गन अटैक टेरर के बाद। पाकिस्तान जो इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन है, चाइना उसको वेपन और एड प्रोवाइड करता है। यहाँ तक कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी चाइना ने इंडिया का नहीं बल्कि पाकिस्तान का ही सपोर्ट किया था। जयशंकर शाह ने अभी एक बहुत बड़ा बॉम्ब सेल ड्रॉप किया है जो इंडिया और चाइना के बीच की कोल्ड वॉर को अनएक्सपेक्टेड दोस्ती में बदल रहा है। डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में बदलने नहीं चाहिए, ना ही कॉम्पिटिशन कॉन्फ्लिक्ट्स में। हमें 3 म्यूचुअल्स को फॉलो करना चाहिए: म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी और म्यूचुअल इंटरेस्ट को। और ये सब पॉसिबल हुआ है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। इकोनॉमिक्स कहती है कि ये शायद 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा अलायंस बन सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर मैसिव इंपोर्ट टैक्सेस स्लैप कर दिए हैं और नरेंद्र मोदी ने बोला है कि वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे ट्रंप इंडियन गुड्स पर लीव्स हाइक करे। कुछ साल पहले तक इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स बॉर्डर्स पर एक दूसरे को मार रहे थे। चाइना इंडियन टेरिटरीज इन्वेड कर रहा था और इंडिया ने जवाब में मैसिव टैरिफ्स और बैन लगा दिए थे। मोदी सरकार इंपोर्ट ड्यूटीज 300 आइटम्स पर बढ़ाने वाली थी जो चाइना से आती थी और भी बैरियर्स लगा रही थी चाइनीज बिजनेसेस पर। लेकिन सडनली डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स के बाद इंडिया और चाइना एक दूसरे के करीब आ रहा है। पास्ट फ्यू ईयर्स में जो सेटबैक्स हुए हैं वो दोनों देश के लोगों के इंटरेस्ट में नहीं थे। अब चाइना वापस फर्टिलाइजर्स, रेयर अर्थ मिनरल्स और टनल्स बोरिंग मशीन्स इंडिया को सप्लाई करने वाला है। मतलब इंडिया और चाइना टाई नॉर्मलाइज करने की तरफ जा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, मोदी जी अब 7 साल बाद चाइना विजिट करने वाले हैं। ट्रंप के टैरिफ्स ने दोनों एशियन जायंट्स को सबसे ज्यादा क्लोज कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी अपनी पहली चाइना विजिट करेंगे 7 साल के बाद और प्रेसिडेंट जिनपिंग से मिलेंगे। तो क्वेश्चन है, क्या हम एक अनथिंकेबल शिफ्ट देख रहे हैं इंडिया और चाइना के अलायंस में? इंडिया और चाइना इतने सडनली क्लोज क्यों आ रहे हैं? क्या इंडिया सच में अफोर्ड कर सकता है यूएस के अगेंस्ट जाकर चाइना के साइड खड़ा होना? और सबसे बड़ी बात, अगर इंडिया और चाइना साथ आ भी गए तो क्या वो 21st सेंचुरी की सबसे पावरफुल अलायंस बन सकती है? और क्या अगर इंडिया चाइना के साथ देगा तो 1943 में जो बंगाल फेमिन हुआ था, क्या वो वापस से देखने को मिलेगा? इस एपिसोड को ध्यान से देखिएगा क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हो वो एक क्लासिक टसल है इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिक्स के बीच। जब डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर टैरिफ्स लगाए, उनका कहना था कि इंडिया रसिया के साथ ट्रेड करके इनडायरेक्टली रसिया को यूक्रेन में वॉर फंड कर रहा है। देखो जरा, दिसंबर 2022 से जून 2025 तक रसिया ने क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट्स का 38% इंडिया ले गया था, लेकिन चाइना ने 47% इंपोर्ट किया था। अगर ट्रंप का कंसर्न ऑयल परचेज है तो लॉजिकली सबसे हार्श पेनल्टी चाइना में लगनी चाहिए थी, राइट? और शॉकिंग बात, इसी पीरियड में रसिया का सबसे बड़ा बायर था एलएनजी और पाइपलाइन गैस का। 51% एलएनजी और 37% पाइपलाइन गैस यूरोप ने खरीदा। और 2024 में अमेरिका ने खुद से $3 बिलियन का गुड्स रशिया से इंपोर्ट किया था, फर्टिलाइजर्स, पैलेडियम और एनरिच्ड यूरेनियम। तो एग्जैक्टली आखिर ट्रंप चाहता क्या है? रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स और अमेरिकन ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट देखने के बाद लगता है कि ट्रंप इंडिया की इकोनॉमी की बैकबोन टारगेट कर रहा है। मतलब ट्रंप चाहता है कि अमेरिकन कंपनीज इंडिया के 99 ट्रिलियन एग्रीकल्चर सेक्टर को कैप्चर करे। लेकिन ये इंडिया के लिए सबसे ज्यादा डेंजर जोन है। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, हर इंडियन लीडर एग्री करता है एक चीज पर कि हम अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करेंगे फॉरेन कंपनीज के थ्रू। इसलिए इंडिया यूएस राइस पर 70 to 80% टैरिफ्स लगाता है और डेयरी प्रोडक्ट्स पर 30 to 60%। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर खोल देते हैं तो मिलियन ऑफ लाइवलीहुड्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इंडिया में 150 मिलियन लोग एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है, मतलब हाफ ऑफ यूएस पॉपुलेशन जितने लोग, और यूएस फार्मर्स के पास एडवांटेज है। एवरेज फार्म साइज इंडिया में 0.7 हेक्टर्स है और वही यूएस में 188 हेक्टर्स। यहाँ एक फैमिली पूरा हेक्टर कल्टीवेट करती है, वहाँ 500 एकर्स मैकेनाइज्ड मशीन से ही इजीली कल्टीवेट हो जाता है। यूएस फार्मर्स को क्रेडिट मिलता है 3 से 5% इंटरेस्ट पे, वो भी कोलैटरल बैक्ड के साथ। इंडियन फार्मर्स मनी लेंडर से वही पैसे 15 से 30% इंटरेस्ट पे बोरो करते हैं। मतलब यूएस फार्मर्स डर्ट चीप प्राइस पे प्रोडक्शंस करते हैं और हमारे फार्मर्स उससे कम्पीट कभी नहीं कर सकते। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लो कि इंडिया में दूध का प्राइस है 50 रुपए लीटर, लेकिन एसबीआई की रिसर्च के मुताबिक यूएस एक्सपोर्टर्स मिल्क को 25 रुपए लीटर तक बेच सकते हैं। और अगर हम लैंडिंग कॉस्ट इंडिया में जोड़ें तो वो 32 रुपए लीटर होती है। मतलब डोमेस्टिक 50 रुपए के अगेंस्ट 36% चीपर। अगर यूएस डेयरी इंडिया में आता है तो मिल्क का प्राइस में 15 से 25% तक गिर जाएंगे।
इसमें कंज्यूमर्स को तो फायदा होगा, लेकिन फार्मर्स और जो किसान जो दूध बेचते हैं उनको अपना दूध लॉस में बेचना पड़ेगा। और दूध एक 3 से 5% का मार्जिन बिजनेस है, मतलब डायरेक्ट बैंकरप्सी। अगर प्रोटेक्टिव टैरिफ्स रिमूव हुए तो सब्सिडाइज्ड अमेरिकन प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट्स फ्लड करेंगे, मिलियन फार्मर्स बैंकरप्ट हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट फैल जाएगा, अब पूरा सब कॉन्टिनेंटल डिस्टेबलाइज हो जाएगा। और अगर इंडिया यूएस इंपोर्ट्स पर डिपेंड हो गया और कल अमेरिका सप्लाई रोक दे तो एक और 1943 का बंगाल फेमिनिन रिपीट हो सकता है। मोटा मोटा समझते हैं कि 1943 में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम वेस्ट बंगाल, जो कि अब बांग्लादेश का पार्ट है, उसमें 8 लाख लोग मारे गए थे, जिसका वजह था मलेरिया, भूखमरी और दूसरी बीमारी की वजह से, क्योंकि ब्रिटिश सरकार उस समय लोगों को प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं दे पा रही थी। अब सवाल है आखिर करें क्या? जैसा कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यहाँ पे वो है मदर ऑफ ऑकवर्ड पार्टनरशिप। शायद जस्ट मे बी यही वक्त है चाइना के साथ पार्टनरशिप करने का। अब आप सोच रहे होंगे चाइना तो हमारा बॉर्डर इन्वेड कर रहा है, सोलर इंडस्ट्री को चोक कर रहा है और जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से इंडिया को स्ट्रैंगल करता है, पार्टनरशिप आखिर सोचना भी कैसे? लेकिन अनकंफर्टेबल ट्रूथ यही है कि जियोपॉलिटिक्स में परमानेंट दोस्ती या दुश्मनी नहीं होती है, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होता है। अगर अमेरिका ट्रेड को वेपनाइज करके हमें तोड़ना चाहता है तो आज का एनिमी भी कल का ट्रेड पार्टनर बन सकता है। और इकोनॉमिक्स तो अपॉर्चुनिटीज चिल्ला चिल्ला कर कह रही है। चाइना ने 40 साल में अपनी इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन से दुनिया का एग्जांपल दिया है। 1980s से 1990s तक चाइना ने अपने आप को वर्ल्ड का लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया। बारबी डॉल्स $1 में बनते थे चाइना में और $10 में बिकते थे। नाइकी स्नीकर्स $25 में असेंबल होते थे और $100 में रिटेल होते थे। यही मॉडल ने 800 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से निकाला था। 2005 में लेबर कॉस्ट 0.79 आवर से 2021 तक $6 तक चली गई है। मतलब अब चीप टॉयज और टी शर्ट्स प्रॉफिटेबल नहीं थे, तो चाइना ने हाई मार्जिन प्रोडक्ट शिफ्ट किए। BYD इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। पहले ये लैपटॉप और मोबाइल बैटरीज बनाता था, अब दुनिया का लार्जेस्ट EV मैन्युफैक्चरर है जो कि टेस्ला तक को कॉम्पीट करता है। पर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर चाइना अब लो वैल्यू गुड्स नहीं बनाएगा तो दुनिया के लिए टी शर्ट और टॉयज और स्मार्टफोन्स कौन बनाएगा? यहाँ आता है चाइना +1 का मॉडल। फॉक्सकॉन इंडिया शिफ्ट हुआ, हैसब्रो वियतनाम, इंडिया और मैक्सिको गया। सैमसंग ने अपना लास्ट चाइना स्मार्टफोन फैक्ट्री क्लोज करके वियतनाम और इंडिया शिफ्ट कर दिया। और यही इंडिया का चांस है। चाइना हाई वैल्यू इंडस्ट्रीज पर फोकस करे और इंडिया लो मैन्युफैक्चरिंग एब्जॉर्ब करे। दोनों एक इकोनॉमिक्स पजल की तरह शिफ्ट हो रहे हैं। Xiaomi का मॉडल इसका परफेक्ट एग्जांपल है। बेजिंग डिजाइन करता है और इंडिया असेंबल करता है। और अगर दोनों साथ आ गए तो पॉपुलेशन 2.8 बिलियन होगी, जो कि वर्ल्ड का 34% है। दोनों के पास 900+ मिलियन मिडिल क्लास कंज्यूमर्स है। मतलब एक ऑल्टरनेटिव इकोनॉमी बन सकता है जो कि वेस्ट को चैलेंज कर सकता है। और दोनों के लिए टाइमिंग परफेक्ट है, क्योंकि दोनों को यूएस बुली कर रहा है। चाइना पे AI चिप बैन, हवाई सैंक्शंस, $485 बिलियन एक्सपोर्ट्स का रिस्क, इंडिया पे टैरिफ और क्लाइमेट प्रेशर। ब्रिक्स अलायंस एक्टिवेट हो रही है। लेकिन क्या इंडिया यूएस को डिच करके चाइना के साथ जा सकता है? आंसर है नहीं, क्योंकि इंडिया का यूएस पर डिपेंडेंस बहुत डीप है। 2000 में इंडिया यूएस ट्रेड $20 बिलियन था, जो कि 2024 तक $118 बिलियन हो चुका है। और इंडिया का 45 बिलियन का सरप्लस है। IT एक्सपोर्ट्स का 50% यूएस जाता है। फार्मा एक्सपोर्ट्स का 40% यूएस कंज्यूम्स करता है। टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, जेम्स, सबका मेजर मार्केट यूएस ही है। डिफेंस इंपोर्ट्स का 10% यूएस से आता है। और हमारी डिजिटल लाइफ जैसे जीमेल, व्हाट्सएप, एंड्रॉइड, पावर पॉइंट सब यूएस के कंट्रोल में ही है। और सबसे बड़ी बात, चाइना हमेशा धोखा देता आ रहा है। 1950s में नेहरू जी ने हिंदी चीनी भाई भाई बोला था और पंसिल एग्रीमेंट साइन हुआ था। लेकिन 1962 में चाइना ने एक कोऑर्डिनेटेड अटैक करके वॉर स्टार्ट कर दिया। हजारों सोल्जर्स मारे गए, इकोनॉमी कोलैप्स हो गई और नेहरू जी को यूएस और यूके से एड मांगनी पड़ी थी। तो दोस्तों, पेपर पे इंडिया चाइना अलायंस परफेक्ट इकोनॉमी सेंस बनाता है, लेकिन हिस्ट्री हमें एक अनकंफर्टेबल लेसन देती है कि ट्रस्ट करना डेंजरस हो सकता है। अमेरिका फ्लॉड पार्टनर है, टैरिफ्स हार्श हैं, हिपोक्रेसी रियल है, इंटेंशंस सेल्फ सर्विंग है। लेकिन अमेरिका एक नोन डेविल है, जिसके रूल्स और लिमिट्स हमें समझ में आते हैं। चाइना एक अननोन एंजल है जो आज अपॉर्चुनिटी दे रहा है लेकिन कल बिट्रेल कर सकता है। और यही है इंडिया का 21st सेंचुरी का डिलेमा। नॉन डेविल के साथ चले या फिर अननोन एंजल पर गैम्बल करें? आंसर शायद दोनों को बैलेंस करने में है। गेम इतना स्मार्टली खेलना पड़ेगा कि इंडिया को कभी किसी के आगे बेग, बोरो या फिर ब्रेक ना करना पड़े। और यही मेरा व्यू है इंडिया चाइना यूएस सिचुएशन पे। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताएं, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को फॉलो करें। और मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।